ये सब तो है ही क्लास 11 से बीएससी तक मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस में। तो एंगल्स के कॉन्सेप्ट से आता है ट्रिग्नोमेट्री और राइट एंगल से आता है पाइथागोरस थ्योरम। और फिर इनका यूज़ होता है वेक्टर्स में, जब दो वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट फाइंड करना होता है और जब वेक्टर्स का कंपोनेंट लेना होता है तब इनका यूज़ करते हैं। फिर इनका यूज़ करके किसी भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का हम लोग स्लोप निकालते हैं, जिससे हम लोग को ग्राफ का अच्छा नॉलेज आ गया। ग्राफ में ऐसे कर्व लाइन का किसी एक इंस्टेंट या पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन का हेल्प से हम लोग उसी कर्व के अंदर का एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन से आता है मैक्सिमम मिनिमा और डिफरेंशिएशन से ही आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम लोग वेक्टर्स और डिफरेंशिएशन को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल टूल सेटअप करेंगे, जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से रीएस्टेब्लिश कर देंगे, जिससे हम लोग फिजिक्स को और एडवांस तरीके से ऑब्जर्व कर पाए। शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। यहाँ एक्स और वाई एक्सिस में एक तो स्ट्रेट लाइन बनाया गया है और हम लोग चेंज इन एक्स को डेल्टा एक्स बोलेंगे, ये बेस का तरह काम करेगा, और चेंज इन वाई को डेल्टा वाई बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर का तरह काम करेगा। और यहाँ जो y है वो x का फंक्शन है, इसका मतलब है x में चेंज करने से y में भी चेंज आ रहा है। तो हम लोग डेल्टा y और डेल्टा x को डिवाइड कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का हम लोग को स्लोप मिल जाएगा और रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x भी मिल जाएगा। यहाँ y x का फंक्शन है, इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिंपली डेल्टा y और डेल्टा x को डिवाइड करने से ही रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x मिल जा रहा है। अब इधर एक्स वाई एक्सिस में ऐसा अगर कर्व लाइन हम लोग को मिलता है तो हम लोग कोई भी एक स्मॉल इंस्टेंट या पॉइंट पर हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन करके। देखिए यहाँ पर स्मॉल चेंज इन एक्स को हम लोग डी एक्स बोल देंगे और स्मॉल चेंज इन वाई को डी वाई बोल देंगे। और जैसे वहाँ पर हुआ था यहाँ पर डी एक्स जो है ये बेस की तरह काम करेगा, डी वाई परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। और यहाँ पर भी सेम है, y जो है x का फंक्शन है, मतलब x में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो y में भी हम लोग को चेंज मिलेगा। तो हम लोग स्मॉल चेंज इन y डी वाई और स्मॉल चेंज इन x डी एक्स को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हम लोग को रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपल डिवीज़न कर देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर y जो है वो x का फंक्शन है, तो ये x का फंक्शन को यहाँ y की जगह पर पुट कीजिए और उसको x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तब आपको मिलेगा रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ जो dx है इसका मतलब है कि हम लोग किसी स्मॉल डिस्टेंस, एकदम स्मॉल डिस्टेंस के लिए x एक्सिस में हम लोग मूव कर रहे हैं। और फिर जब हम लोग ये फंक्शन को इधर पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे तो x के अलावा बाकी सब टर्म को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि वो फिजिकली भी कांस्टेंट रहेंगे। इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं कि जब हम लोग x एक्सिस में स्मॉल डिस्टेंस के लिए मूव किए तो y एक्सिस में भी एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग मूव हो गए, ये क्योंकि ग्राफ ही वैसा, ये कर्व भी वैसा है इसलिए। अब यहाँ ग्राफ में हम लोग एक और एक्सिस ले लेंगे z एक्सिस और बोलेंगे कि ये जो z है वो x और y दोनों का फंक्शन में है, और आपसे पूछेंगे रेट ऑफ चेंज इन z बताइए विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो आप लोग डर जाएंगे और सॉल्व करने से साफ मना कर देंगे। डरिए मत, सॉल्व कीजिए, बेसिक जानते हैं आप लोग। तो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने के बाद आप बोलेंगे कि जैसे वहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स लिए थे, वैसे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन z विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y निकालने के लिए डी जेड बाई डी एक्स कॉमा वाई कर दीजिए। आप क्या सोच रहे हो वो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो नोटेशन है ये कैलकुलस में एक्सेप्टेड नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। इंस्टेड आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले z को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके रेट ऑफ चेंज इन z विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल लीजिए, और फिर z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके रेट ऑफ चेंज इन z विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल लीजिए, और दोनों रेट को ऐड करके आपको मिल जाएगा नेट रेट ऑफ चेंज इन z विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब पता है ये आपको समझ में नहीं आया होगा और आप कहेंगे कि ये एक ऐसा जादू कर रहे हो, तो क्या आप इसे एनिमेशन के थ्रू प्रैक्टिकल वे में समझना चाहेंगे? उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर जो z है वो x और y दोनों का फंक्शन है। मतलब अगर हम लोग x और y का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को z का भी डिफरेंट वैल्यू मिलेगा ग्राफ में। और अगर हम लोग y का वैल्यू को कांस्टेंट रख के छोड़ करके सिर्फ x का वैल्यू को चेंज करेंगे तो भी हम लोग को z का वैल्यू चेंज होता हुआ दिखेगा। हम लोग x को कांस्टेंट रख के y को चेंज करेंगे तो भी हम लोग का z वेरी होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन।
अब यहाँ पर ये एनिमेशन को हम लोग पॉज कर लेंगे और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए चेंज इन वाई जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा डो वाई, इसके वजह से स्मॉल चेंज इन जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा डो जेड। अब ये दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ जेड जो है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन में है, तो हम लोग ये फंक्शन को यहाँ जेड की जगह पर पुट कर देंगे। पुट करके वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब जेड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो इसका मतलब है हम लोग एक्स वाले टर्म को यहाँ पर कांस्टेंट मानेंगे, और वैसे भी यहाँ पर एक्स पर कांस्टेंट है हम लोग, राइट। तो अब उसी तरह से हम लोग वाई को कांस्टेंट रख के एक्स को वैरी करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग का जेड भी वैरी होगा, जैसे यहाँ एनिमेशन में होगा। अब फिर से ये एनिमेशन को हम लोग पॉज कर लेंगे और यहाँ पर स्मॉल चेंज इन एक्स को हम लोग बोल देंगे डो एक्स। ये हो जाएगा डो एक्स, जिसकी वजह से स्मॉल चेंज इन जेड को हम लोग बोल देंगे डो जेड, ठीक है। और अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर जेड एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, ये फंक्शन को यहाँ जेड की जगह पर पुट करना है और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना, तो हम लोग को मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है कि हम लोग वाई वाला टर्म को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वैसे भी यहाँ पर वाई में हम लोग कांस्टेंट है ये वाले कंडीशन में, देखिए। अब दोनों रेट को ऐड कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा नेट रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ये एक मैथमेटिकल टूल है और इसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग को ये इक्वेशन मिला। अब यहाँ पर हम लोग जो भी पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स पे हम लोग का एक्स वाई जेड एक्सिस पे, उस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई क्या होगा हम लोग पता कर सकते हैं। बस वो पॉइंट का टू एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है ये इक्वेशन में, तो हम लोग को मिल जाएगा। बस वो पॉइंट का हम लोग को एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट करना है, तो हम लोग को मिल जाएगा उस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई क्या है। जैसे कि इसका पॉइंट है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 2 है, 3 का वाई का यहाँ पर 3 है, तो एक्स का 2 पुट कीजिए और वाई का 3 पुट कर दीजिए, आपको इस पॉइंट का रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई मिल जाएगा। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, अब हम लोग इसमें वेक्टर्स भी यूज़ करेंगे। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर आई कैप को हम लोग डो जेड बाई डो एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो टर्म है ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ये उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है और ये उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर वाला। तो अब आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद डो जेड बाई डो एक्स जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन शो करेगा, इस तरह से एरो जो है वो शो करेगा वेक्टर का, राइट। और वैसे भी डो एक्स का मतलब है कि हम लोग किसी स्मॉल डिस्टेंस के लिए एक्स एक्सिस में मूव किए, तो हम लोग मैथमेटिकली सही किया, आई कैप को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके इसको वेक्टर फॉर्म में बना दिए। अब हम लोग उसी तरह से जे कैप को क्या करेंगे, डो जेड बाई डो वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये भी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट रहेगा, ये डायरेक्शन वाला पार्ट रहेगा, तो इसका भी डायरेक्शन जो होगा ये वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा एरो से। अब ये जो दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर को जब हम लोग ऐड करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का अकॉर्डिंग, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो हम लोग को इस तरह से मिल जाएगा। अब ये जो रिजल्टेंट z है, इसका जो डायरेक्शन है बताएगा रेट ऑफ चेंज इन z विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, कौन सा डायरेक्शन में मैक्सिमम है ये इसका डायरेक्शन बता रहा है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बता रहा है रेट ऑफ चेंज इन z विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y का मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आ जाएगा हम लोग के पास। अब ये इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग अपने सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई किस डायरेक्शन में मैक्सिमम है वो डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर एक्स का और वाई का वैल्यू तो होगा ही, एक्स कॉमा वाई का, तो एक्स और वाई का डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने पर एक्स एंड वाई एक्सिस का हर पॉइंट्स पर ऐसे वेक्टर्स बन जाएगा
जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर जितना भी वेक्टर एरो है, वेक्टर एरो बताएगा कि इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन पर रेट ऑफ चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई मैक्सिमम है, और इसका मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बताएगा। तो अब आप बोलिएगा कि यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई का जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पर, ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों है? ये एरो जो शो कर रहा है ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों शो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं शो कर रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि ये वेक्टर जो है ये डो जेड बाई डो एक्स आई कैप का है, और ये वेक्टर जो है ये डो जेड बाई डो वाई जे कैप का है, ठीक है। और इसका बीच में क्या बनेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा जो होगा, वो रिजल्टेंट जो होगा वो रेट ऑफ चेंज इन जेड का होगा, रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसका वेक्टर रिजल्टेंट जो बनेगा ये रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई का होगा, ये वाला वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये उसी के तरफ ज़्यादा बेंड होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, है ना। हम लोग वेक्टर चैप्टर में अच्छा से पढ़े थे ये चीज़ के बारे में। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, कभी क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स पर, यहाँ पर सरफेस पर डिफरेंट पॉइंट्स पर वाई वाले डायरेक्शन का यानी कि जे कैप वाले पार्ट का जो होगा मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो होगा रिजल्टेंट जो है ये उस तरफ बेंड हो जाएगा, और कोई पॉइंट पर क्या होगा, आई कैप वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उस तरह से उस हिसाब से ऐसे बेंड हो जाएगा। इसीलिए हर पॉइंट्स पर जो है वेक्टर जो है डिफरेंट डायरेक्शन में ये एरो शो कर रहा है। तो अब हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड को कॉमन ले लेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। जेड यहाँ पर हम कॉमन ले लिए, और ये टर्म को हम क्या करेंगे, अब डिनोट करेंगे कोई एक लेटर से, उसको बोल देते हैं हम डेल से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग इसी को बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ जेड, ठीक है। और ये जो ग्रेडियंट ऑफ जेड है वो इसका इक्वल होगा। तो हम लोग ग्रेडियंट ऑफ जेड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रेडियंट ऑफ जेड जो एक्स और वाई का फंक्शन है इज अ वेक्टर दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट इंक्रीज ऑफ द फंक्शन। मतलब जो जेड का जो ग्रेडियंट है, जो एक्स और वाई का फंक्शन है जेड, उसका ग्रेडियंट जो है वो एक वेक्टर है जो पॉइंट करता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई मैक्सिमम है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उस डायरेक्शन में जो इंक्रीज़ हो रहा फंक्शन का वो सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट इंक्रीज है। अब यहाँ पर आएगा एक और ट्विस्ट। यहाँ पर जो z है एक्स और y का फंक्शन जिसका वैल्यू ये है, हम लोग z को इस साइड ले लेंगे इक्वेशन का, इस साइड होकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये हमें बताएगा सरफेस का इक्वेशन। सपोज करिए ये एक सरफेस है, तो ये सरफेस में किसी भी पॉइंट का आप वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा तो वो हमेशा 0 का इक्वल आएगा, और ये जो है ये सरफेस का इक्वेशन है। ये सरफेस से आप आगे की तरफ बढ़िएगा तो इसका वैल्यू जो होगा पॉजिटिव में आएगा, और अगर ये सरफेस से पीछे की तरफ आप आइएगा तो इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगा। यानी कि ये जो है इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। अगर आप सरफेस से आगे आ जाइएगा तो कुछ पॉजिटिव में नंबर आ जाएगा, और जब ये सरफेस का इक्वेशन है, अगर आप ये सरफेस से नीचे की तरफ आइएगा तो ये 0 का इक्वल नहीं रहेगा, कुछ नेगेटिव नंबर आ जाएगा। और ये सरफेस को हमेशा हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है ये फाई का मतलब है लेवल सरफेस। जिस तरह से लेवल सरफेस होता है उसी तरह से हम लोग का लेवल लाइन भी होता है। सपोज़ करिए कोई फंक्शन है एक्स और वाई का इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट नंबर है, जेड नहीं दिया हुआ है, जेड की जगह पर कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, तो उसका जो सरफेस हो जाएगा
ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई माइनस सी सरफेस का। ये जो हो जाएगा ये हम लोग का लेवल लाइन हो जाएगा। अगर कुछ फंक्शन होता है वो अगर कुछ सर्किल बनाता है, एक्स और वाई का फंक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये ज़्यादातर हमेशा कुछ भी शेप बनाता है 2 डायमेंशनल शेप। तो ये 2 डायमेंशनल शेप अगर सर्किल का होता है तो ये जो फाई बताएगा ये इसका सरफेस को डिनोट करेगा और ये हमेशा 0 का इक्वल होगा। तो सरफेस पर वैल्यू जो होगा उसका हमेशा 0 होगा। सरफेस से आगे बढ़िएगा इसका वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगा, सरफेस का अंदर जाइएगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये लेवल लाइन है। उसी तरह से यहाँ पर जेड एक्सिस आ गया है तो ये जो हो जाएगा ये लेवल सरफेस हो जाएगा, यानी कि कोई भी सिलेंड्रिकल रॉड या कोई भी इरेगुलर सरफेस को डिनोट करेगा, जैसे कि ये सरफेस है। कुछ कोई भी चीज़ का सरफेस का जो हर पॉइंट पर वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। उस सरफेस से आगे जाएंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, उस सरफेस का अंदर जाएंगे तो नेगेटिव में आएगा वैल्यू। अब सवाल आता है कि अगर इसका हम लोग ग्रेडियंट ले लेंगे तो क्या होगा। तो ये यहाँ पर हुआ था ग्रेडियंट ऑफ जेड का जो डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, उसी तरह से यहाँ भी ग्रेडियंट ऑफ फाई जो होगा वो हम लोग को बताएगा एक वेक्टर जो पॉइंट करेगा ऐसा डायरेक्शन में जहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा फंक्शन को वो सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट है। मतलब सरफेस जहाँ पर जितने स्पीड में इंक्रीज हो रहा है उस पर ये वेक्टर पॉइंट करेगा ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो अब ये 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर का आप एडिशन का रिजल्टेंट जब निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो ये ग्रेडियंट फाई वेक्टर है ये हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर जाता है। ठीक है, ये जो वेक्टर है सरफेस का परपेंडिकुलर जाता है, ये हमेशा ये तीनों का रिजल्टेंट का वजह से क्या होता है, ये सरफेस का परपेंडिकुलर जाता है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने का मतलब हम लोग क्या किए, सरफेस को पहले एक्स का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग कर दिए। ठीक है, और फिर रेट ऑफ चेंज इन सरफेस विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालिए, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस विद रिस्पेक्ट टू जेड निकालिए। अब तीनों को उसका रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आई कैप, इसको जे कैप और इसको के कैप से। ठीक है, कर देंगे। ये वही बात होगी है ना, सेम बात हुआ। मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग जब लिखेंगे तो हम लोग दो फाई बाई दो एक्स आई कैप प्लस दो फाई बाई दो वाई जे कैप और प्लस दो फाई बाई दो जेड के कैप, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना। ग्राफिकल पॉइंट्स को हम लोग इसी तरह से लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में। ग्राफिकल पॉइंट्स इस तरह से कॉमा दे के लिखा रहता है तो उसको हम लोग अपने से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये भी वही बात हुआ। ठीक है, तो हम लोग यही कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई लेने का मतलब है पहले सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे सरफेस का, फिर वाई के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे और फिर सरफेस का जेड के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों का रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर जो साइड बनेगा वो वेक्टर होगा, वो वेक्टर जिस साइड एरो करेगा यानी कि सरफेस का परपेंडिकुलर एरो करेगा तो वो डायरेक्शन हम लोग को बताएगा कि रेट ऑफ चेंज इन सरफेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई और जेड इस पर मैक्सिमम हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो एक और चीज़ बता दें, यहाँ पर आप एक्स का और वाई का डिफरेंट पॉइंट का वैल्यू पुट कीजिएगा, सरफेस का डिफरेंट पॉइंट्स का वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिएगा एक्स और वाई का। तो आई कैप वाले पार्ट में अगर आप वैल्यू पुट करते तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स का। उसी तरह से ये जे कैप वाले पार्ट पर अगर आप डिफरेंट एक्स और वाई का वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू वाई बताएगा, मतलब वाई में जानने पर किस रेट से रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस आ रहा है। उसी तरह से जेड का यहाँ पर जेड का कोई पॉइंट हम लोग पुट नहीं करते, यहाँ पर 1 आ गया तो अगर पुट कर सकते तो हम लोग को मिल जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू जेड, यानी कि जेड में मूव करने से किस रिस्पेक्ट में फाई जो सरफेस जो है वो चेंज आ रहा है और उसका डायरेक्शन भी हम लोग को मिल जाता है क्या पता है। ठीक है, और तीनों का जो डायरेक्शन आई कैप जे कैप और के कैप का डायरेक्शन मिल करके हम लोग को सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, इसका जो वेक्टर रहेगा वेक्टर साइन ये हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर जाएगा। तो तीनों का हम लोग जब डिफरेंट पॉइंट्स का वैल्यू पुट कर देंगे यानी कि एक्स कॉमा वाई का डिफरेंट पॉइंट्स का वैल्यू को यहाँ पर अगर पुट कर देंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का अगर होता तो
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का डिफरेंट पॉइंट का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि सरफेस का डिफरेंट पॉइंट्स का वैल्यू हम लोग जब इसमें पुट करेंगे तो हम लोग को हर पॉइंट पर एक वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर एरो मिल जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग को मिल जाएगा कि कितना मैक्सिमम वैल्यू से ये चेंज हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग को मिल जाएगा। ये देखिए मैग्नीट्यूड किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है, और उसका वेक्टर एरो भी मिल जाएगा हर पॉइंट्स पर। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। अब एग्ज़ाम में बोल सकता है कि प्रूफ करने के लिए कि ग्रेडियंट ऑफ सरफेस का हमेशा वेक्टर एरो जो रहेगा वो सरफेस का परपेंडिकुलर रहेगा, ये चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल है, ये दोनों में से कोई भी एग्जांपल दे दीजिएगा तो यहाँ प्रूफ आपका हो जाएगा। ठीक है, कैसे प्रूफ किया जाता है समझिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है कि ये जो है ये इक्वेशन है, ये हम लोग जानते हैं ये सर्किल का इक्वेशन है। तो सर्किल का इक्वेशन हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो आर स्क्वायर है ये इसका रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये सर्किल का इक्वेशन दिया हो, यानी कि एक सर्किल बना दिया यहाँ पर, सर्किल जिसका रेडियस है 2√2 है, जिसका रेडियस, ठीक है। यहाँ पर आर लिख लेते हैं, रेडियस इक्वल्स टू √2 होगा, समझे। यहाँ पर जो सर्किल बनेगा इसका रेडियस होगा √2, आर का स्क्वायर होता है, आर का रूट हो जाएगा। अब ये जो सर्किल है ये एक्सटेंड कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि ये सर्किल जब बनाया है तो नेगेटिव इन्फिनिटी या जेड एक्सिस में, यानी कि जेड एक्सिस में नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ये सर्किल ड्रॉ हो रहा है। तो ये सर्किल क्या बन जा रहा है, एक सिलेंड्रिकल रॉड बन जा रहा है। तो यानी कि ये इतना सा टर्म दे करके ये बताया गया है कि एक लंबा सा सिलेंड्रिकल रॉड को रिप्रेजेंट किया गया है इतना सा इक्वेशन से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में इक्वल्स टू 2 है, 2 को जब हम लोग इधर ले लेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा लेवल लाइन का इक्वेशन, ठीक है। लेवल सरफेस नहीं, लेवल लाइन किसका, ये जो सिलेंड्रिकल रॉड है इसका जो सर्किल है, इसका मतलब हर एक सर्किल से जो ये बना है, यहाँ पर सही से बना के दिखा दें कि ये एक रॉड होगा, तो इसका जो लेवल सरफेस है ये सर्किल है, समझिए ये सर्किल है, इसी तरह से बहुत सारे सर्किल मिलकर ये सर्किल का जो सरफेस है उसको रिप्रेजेंट करेगा ये इक्वेशन, ये बीच का जो इक्वेशन है 5 ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो रॉड है इसका सर्किल का। तो ये सर्किल हर पॉइंट पर हर जगह इक्वल ही रहेगा, सर्किल बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, ये इक्वल ही है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि सर्किल बड़ा छोटा हो रहा है, सर्किल हर जगह पर ये इक्वल साइज़ का सर्किल है। तो अब जब हम लोग ये सरफेस का सर्किल का जो ये सरफेस का हम लोग निकाल लेंगे ग्रेडियंट, तो इसका ग्रेडियंट हम लोग को क्या बताएगा, ग्रेडियंट जब हम लोग ले लेंगे ये सरफेस का, तो सरफेस का ग्रेडियंट लेने पर हम लोग को मिल जाएगा एक वेक्टर जो पॉइंट करेगा ऐसा डायरेक्शन में जहाँ रेट ऑफ चेंज इसका सरफेस का मैक्सिमम है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। नॉर्मली जो वेक्टर हम लोग का शो करेगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल टू सरफेस, और जो वो वेक्टर शो करेगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग को बताएगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ग्रेडियंट ले करके तो हम लोग को ये मिलता है। अब ये जो हम लोग का इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन हम लोग का एक एरो को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा एरो जो हमेशा ये जो सरफेस है इसका परपेंडिकुलर ओरिजिन से परपेंडिकुलर आ रहा है हर पॉइंट पर। तो इसलिए जो ये वेक्टर है ये हमेशा जो है परपेंडिकुलर शो हो रहा है, ये रॉड का, ये रॉड का सरफेस जो है उससे हमेशा ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर निकल रहा है, और ये वेक्टर का जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग को यही बता रहा है कि ये जो वेक्टर है ये हमेशा परपेंडिकुलर आ रहा है, हर पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर ही निकलेगा, जितना भी पॉइंट का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे ये वेक्टर जो शो होगा ये हमेशा रॉड से परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ का ग्रेडियंट लेते हैं तो उसका जो वेक्टर होता है वो हमेशा वो सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, इसलिए होगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज जो सरफेस का हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है।